तो योद्धाओं, कल मैंने आपको एफडीआई, एफआईआई और डीआईआई का डिफरेंस समझाया था। इकोनॉमिक्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। तो एफआईआई और डीआईआई का डिफरेंस कल आपने समझा। आज मैं आपको समझाता हूँ एफडीआई और एफआईआई का डिफरेंस। एफडीआई, एफआईआई, डीआईआई ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं जो इन्वेस्टमेंट के टॉपिक में हमारे इकोनॉमी में आते हैं। समझना बहुत ज़रूरी है कि एफडीआई और एफआईआई में डिफरेंस क्या है। कल आपने द हिंदू का एडिटोरियल एनालिसिस देखा होगा, उसमें ये पता चला होगा कि किसी भी देश की इकोनॉमी के ग्रोथ में एफडीआई का क्या इंपॉर्टेंस है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एफडीआई में एक्चुअल हो क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। इसमें विदेशों से डायरेक्टली हमारे किसी भी देश में निवेश जाता है और ये निवेश ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट हो सकता है या फिर ब्राउनफील्ड इन्वेस्टमेंट हो सकता है। ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, एक कंपनी जैसे मर्सिडीज़ कंपनी ने सोचा कि भारत में मर्सिडीज़ कार कंपनी का प्रोडक्शन स्टार्ट करना चाहती है। अभी तक उसका कोई फैक्ट्री सेटअप हमारे यहाँ नहीं था। अब वो सोचा कि हमारे देश में मर्सिडीज़ कार की डिमांड बढ़ गई है, अब जर्मनी से ला के यहाँ बेचना बहुत महंगा पड़ रहा है, तो हम लोग क्या करें, यहीं पे इन्वेस्ट करके एक फैक्ट्री लगा लें और यहीं पे ही प्रोडक्शन स्टार्ट करके यहीं पे लोगों को बेचना शुरू कर दें। ये सोचा और मर्सिडीज़ कंपनी ने मान लो $50 बिलियन का पैसा उठाया और भारत में लेके आ गए। उन्होंने ज़मीन खरीदा, यहाँ पे एक फैक्ट्री बनाई, फैक्ट्री बनाने के बाद उसके लिए जो रॉ मटेरियल रहता है वो ख़रीदा। फैक्ट्री में काम करने के लिए लोगों को रोज़गार देना था और रोज़गार के लिए लोगों को हायर किया। हायर करने के बाद उसने यहाँ पे कार का प्रोडक्शन किया। कार का प्रोडक्शन करने के बाद भारत के लोगों को कार बेचा। अब पता चला कि श्रीलंका में भी कुछ लोग मर्सिडीज़ की कार मंगा रहे हैं, पाकिस्तान में मंगा रहे हैं, बांग्लादेश में भी मर्सिडीज़ की कार की मांग है, भूटान में भी मांग है। तो अब देखो, मर्सिडीज़ कार को जर्मनी से कार ला के बेचना महंगा पड़ेगा, नेपाल में बेचना है या श्रीलंका में बेचना है। तो अगर मर्सिडीज़ कार को श्रीलंका को कार बेचना हो, बांग्लादेश को कार बेचना हो, तो वो भारत में जो प्रोडक्शन स्टार्ट किया है, भारत में जो कार बना रहा है, उसको जाके वहाँ से ले जाके एक्सपोर्ट करेगा। मतलब मर्सिडीज़ कार का एक्सपोर्ट हुआ भारत से एक्सपोर्ट हुआ, भारत के लोगों को रोज़गार मिला, भारत में विदेशी मुद्रा आया, तो इनडायरेक्टली भारत के जीडीपी में ग्रोथ आया। ये फ़ायदा होता है एफडीआई का। तो एफडीआई किसी भी देश में जब जाता है तो वहाँ पे एक फ्रेश इन्वेस्टमेंट आता है, वहाँ पे फैक्ट्री सेटअप आता है, तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है और अब किसी भी देश की जीडीपी में बहुत अच्छा ग्रोथ भी दिखाता है। और ये एक स्टेबल इन्वेस्टमेंट होता है, क्योंकि एफडीआई को निकाल के ले जाना बहुत ही कठिन कार्य होता है। अब मर्सिडीज़ बोले कि मैं $50 बिलियन ला के जो मैंने फैक्ट्री सेटअप किया था, पूरी इक्विपमेंट लगाया था, सारे फैक्ट्री में इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी बनाया था, लाइसेंस लिया था, लोगों को रोज़गार दिया था, अब ये सब कुछ बंद करके अब मैं ज़मीन बेच के, फैक्ट्री बेच के वापस जाऊंगा, तो ये एक बहुत ज़्यादा कठिन काम होता है। तो एफडीआई का किसी भी देश से वापस जाना बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल होता है और बहुत ही कठिन होता है। इसीलिए एफडीआई को एक सेफ़ और किसी भी देश की इकोनॉमी के लिए रिलायबल इन्वेस्टमेंट माना जाता है। वही तुलना आप करोगे एफआईआई, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, विदेशी संस्थागत निवेशक। ये क्या करते हैं, भारत के या किसी भी देश की शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। शेयर क्या होता है, किसी भी कंपनी का एक हिस्सा होता है जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होते हैं। वहाँ पे कोई भी हम लोग शेयर का लेन देन करते हैं सेकेंडरी मार्केट में। प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, आईपीओ, ये सब हमारे शेयर मार्केट के टर्म्स हैं। जब हम लोग इकोनॉमी पढ़ेंगे तो मैं थोड़ा सा और इसमें एक्सप्लेन करूँगा। तो इसमें क्या करते हैं, वो शेयर मार्केट में पैसा लगाए, अगर प्रॉफिट हुआ आज या कल भी प्रॉफिट हुआ उनको, तो प्रॉफिट मिलने के बाद वो तुरंत शेयर को बेचे और पैसा वापस ले गए। इस प्रोसेस में क्या हुआ, किसी को एम्प्लॉयमेंट मिला? नहीं मिला। क्या सेफ़ और स्टेबल इन्वेस्टमेंट था? नहीं था। वो कभी भी आए, कभी भी निकाल के जा सकते हैं, किसी को एम्प्लॉयमेंट भी नहीं दे रहे हैं, सिर्फ थोड़ा सा पैसा लेके कुछ समय के लिए आ रहे हैं। ये लंबे समय तक के लिए भारत में निवेश भी नहीं रख पाते हैं। तो ये इकोनॉमी, किसी भी देश की इकोनॉमी में उतना ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर पाते हैं जितना एफडीआई करते हैं। तो ये एक कॉन्सेप्ट था जो मैंने आपको समझाया।
और कल के एडिटोरियल एनालिसिस में सर ने और अच्छे से समझाया है, उस एस्पेक्ट्स को भी समझना है। और एक क्वेश्चन आप लिख लो कि एफडीआई और एफआईआई प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और विदेशी संस्थागत निवेश, इन दोनों में क्या अंतर है, और एफडीआई का किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के विकास में क्या योगदान होता है। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन एफडीआई एंड एफआईआई एंड द राइट इम्पोर्टेंस ऑफ एफडीआई इन द कंट्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ। तो ये आप क्वेश्चन को लिखेंगे। कंसेप्ट मैंने समझाया है, थोड़ा सा गूगल करना और आपको इसके और भी कंटेंट मिलेंगे, आप इसको अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना। करंट अफेयर में आप देख रहे होंगे कि अभी स्पेस टेक्नोलॉजी पे इसरो के कुछ कंटेंट आए हुए हैं, जैसे आप शुक्र मिशन जो वीनस मिशन है 2028 में बनाना है, जहाँ पे भी आप स्पेस टेक्नोलॉजी के कंटेंट लिख रहे होंगे, वहाँ पे इन सबको एक साथ लिखते जाना, धीरे धीरे आपका स्पेस टेक्नोलॉजी के ऊपर एक अच्छा सा कंटेंट बन जाया रहेगा। उसी तरीके से मैं हर बार बताता हूँ, डिफेंस टेक्नोलॉजी के ऊपर भी कंटेंट आता रहता है, तो ये भी आप अपने कॉपी में लिखते जाएंगे तो आपका ये भी कंटेंट बनता जाएगा। इस तरीके से आप देखोगे कि स्पेस टेक्नोलॉजी और डिफेंस टेक्नोलॉजी प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपको इन सब चीज़ों के लिए कहीं पे भी और देखना नहीं पड़ेगा। तो वे चंद्रयान 4 जो मानव युक्त चंद्र मिशन है उसके ऊपर भी मंजूरी मिला है, ये सब कुछ आप लिखेंगे। और डिफेंस में भी इस तरीके से अगर कुछ आता है तो आप ज़रूर लिखेंगे। उसके बाद आप अभी देख रहे होंगे कि जम्मू कश्मीर का इलेक्शन हो रहा है, पहली बार हो रहा है, और धारा 370 हटने के बाद वोटिंग परसेंटेज भी बढ़ा है, इसके ऊपर भी आपकी थोड़ी सी नज़र होनी चाहिए। और हिस्ट्री में सीजी हिस्ट्री हम लोग कर रहे हैं, सीजी हिस्ट्री में आप जो टॉपिक कर रहे होंगे, असहयोग आंदोलन पढ़ रहे होंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन का फर्स्ट चरण से पहले का टॉपिक आप पढ़ेंगे। छोटे छोटे टॉपिक है, अभी आप उसको मल्टीपल टाइम रिवीजन करके पढ़िए, जो नाम आपको याद नहीं हो रहे हैं। हर ज़िले में कुछ नाम स्पेसिफिक होता है, जैसे मैं बताऊं बिलासपुर में तो ठाकुर बैरिस्टर लाल का घर आप गांधी चौक में ही मिल जाएगा आपको। ई राघवेंद्र राव लॉ कॉलेज के नाम से बिलासपुर में एक कॉलेज भी संचालित है। ई राघवेंद्र राव का भी कहाँ पे नाम हो गया, बिलासपुर में। ठाकुर बैरिस्टर छेदी लाल का भी नाम हो गया कहाँ पे, बिलासपुर में। इस तरीके से हर ज़िले में आप देखना, वहाँ के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में बहुत सारे नाम जो होते हैं वहाँ के लोकल फ्रीडम फाइटर के नाम पे होते हैं, और बहुत सारी चीज़ें वहाँ के फ्रीडम फाइटर के नाम पे होता है। हर ज़िले में कुछ स्पेसिफिक है। दुर्ग में जाओगे रत्नाकर झा, घनश्याम सिंह गुप्त, राजनांदगांव में जाओगे तो ठाकुर प्यारेलाल, और इस तरीके से रायपुर में जाओगे पंडित सुंदरलाल शर्मा, पंडित रविशंकर शुक्ल, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिलेंगी। तो आपको प्रयास करना है अधिक से अधिक नाम जितने आपको याद होते हैं उतने ही करो। हर ज़िले के स्पेसिफिक नाम का एक चार्ट भी बना सकते हैं, उस तरीके से आप उसको याद करेंगे। थोड़ी सी तकलीफ होगी, लेकिन आप बार बार पढ़ेंगे तो ज़रूर याद होगा। उसके बाद आप कल हम लोग टेस्ट लिख लेंगे सीजी हिस्ट्री का। सीजी हिस्ट्री में कल हम लोग टेस्ट भी लिख लेंगे, जो भी अभी पढ़ रहे हैं अच्छे से पढ़िए, कल हम लोग क्वेश्चन बना के टेस्ट भी लिख लेते हैं। पॉलिटी में कल आपने टेस्ट लिखा होगा, आज लाइब्रेरी आते हैं, कॉपी चेक करते हैं, और जो भी चीज़ें हैं उसके ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे। पिछले पॉलिटी टेस्ट के ऊपर लेक्चर बन गया है, आज अपलोड हो जाएगा, उसको भी देख लीजिएगा, जो भी इम्प्रूवमेंट है उसमें करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। पॉलिटी में आज का टॉपिक में आप उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री पढ़ रहे हैं। जैसा आपने देखा, राष्ट्रपति का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के प्रोसेस, इसकी अर्हता अनर्हता, उपराष्ट्रपतियों के नाम प्रीलिम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जब उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति जब अपने पद में नहीं होते हैं तो उनके स्थान पे कौन काम करता है, ये प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ये भी आपको देखना होगा। जैसे आप राष्ट्रपति की बात करो, जब राष्ट्रपति अपने काम पे नहीं होते हैं तो कौन राष्ट्रपति बनता है, उपराष्ट्रपति। और जब उपराष्ट्रपति की पद खाली होती है तब कौन राष्ट्रपति बनता है, भारत का मुख्य न्यायाधीश। और जब मुख्य न्यायाधीश अब्सेंट होता है तब कौन बनता है, इसका आंसर आप बताओगे। लक्ष्मीकांत बुक में मिलेगा, ज़रूर पढ़ो, तब आपको आंसर मिलेगा। उपराष्ट्रपति की शक्ति है, कार्य है, ये आप पढ़ेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं है, इसके आर्टिकल आपको याद रखने हैं। उसी प्रकार आप प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ोगे तो प्रधानमंत्री के जो हम लोग दो टर्म यहाँ पे यूज़ करते हैं। एक
नियुक्ति और एक निर्वाचित। हम लोग भारत के लोग निर्वाचन करते हैं किनका? संसद का। लेकिन हम लोग प्रधानमंत्री का निर्वाचन नहीं करते हैं। कौन प्रधानमंत्री बनेगा इसका चुनाव हम लोग नहीं करते हैं, हम लोग चुनाव करते हैं सांसदों का। तो निर्वाचन इलेक्शन करते हैं हम लोग सांसदों का, तो प्रधानमंत्री नियुक्त होते हैं, निर्वाचित नहीं होते हैं। ये सेंटेंस हमेशा याद रखना, क्योंकि प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं सांसदों से एक बहुमत लेके कि कौन हमारे ग्रुप का लीडर बनेगा, उसमें एक सांसद ही बनाते हैं और वो मिलके राष्ट्रपति को नॉमिनेट करते हैं कि ये हमारा लीडर है, ये हमारा प्रधानमंत्री बनेगा। तो प्रधानमंत्री को नियुक्त करते हैं राष्ट्रपति। तो प्रधानमंत्री नियुक्त होते हैं, निर्वाचित नहीं होते हैं। ये सेंटेंस क्लियर रखना, मेरे को इंटरव्यू में भी पूछा गया था। उसके बाद आप देखोगे प्रधानमंत्री के कार्य और शक्तियाँ भी देखना, इसके भूमिका का वर्णन करना, और राष्ट्रपति के साथ प्रधानमंत्री के क्या संबंध होते हैं, इसको भी आप टॉपिक के बारे में पढ़ना। जो भी आर्टिकल हैं, आर्टिकल 74, 75, 77, 78 और 88, ये आर्टिकल भी आपको याद करना चाहिए। केंद्रीय मंत्री परिषद में हम लोग नहीं पढ़ेंगे, केंद्रीय मंत्री परिषद ज़्यादा कुछ है नहीं पढ़ने का। मंत्रिमंडल समितियां भी प्रीलिम्स के लिए ही है, ज़्यादा कुछ इसमें नहीं पढ़ने का है इसके बारे में। तो हम लोग ये दो टॉपिक जो छोटे छोटे टॉपिक हैं ज़रूर अच्छे से पढ़िए, और मैथ्स भी लगाते चलिए, मैथ्स भी इम्पॉर्टेंट है। और हिंदी में जो आप पढ़ रहे होंगे हिंदी साहित्य, इतिहास, काल विभाजन, तो आपके पास इस वीक का पूरा समय है, तो आप उसको अच्छे से यूटिलाइज़ करिए इस टॉपिक को पढ़ने का। तो आज आप लिखोगे कि पहला क्वेश्चन ही आप लिख लो कि आदिकाल को बीजवपन काल किसने कहा है? आदिकाल को संधि काल एवं चारण काल किसने कहा है? हिंदी साहित्य के किस युग को स्वर्ण युग कहा जाता है? रीति काल को श्रृंगार काल किसने कहा है? अलंकृत काल किसने कहा है? आधुनिक काल को गद्य काल किसने कहा है? वर्तमान काल किसने कहा है? और आदिकाल, जिसे वीरगाथा काल भी कहा जाता है, इसके प्रमुख कवियों के नाम आप लिखोगे, 5 लिखोगे, एटलीस्ट 5 लिखोगे। और विनय कुमार पाठक से बस आपको सिर्फ इसकी विशेषताएं पढ़नी है, थ्योरिटिकल पार्ट पढ़ना है। जो मैंने लिख के दिया है वो बहुत ही अच्छा कंटेंट है, उसको रटना है। और जो थ्योरी है कि हर काल की कुछ विशेषताएं होती है, वो आपको विनय कुमार पाठक की बुक से पढ़ना है। जो क्वेश्चन मैंने पूछा उसको ज़रूर लिखें। इंग्लिश में आप करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो मेरे को बता देना। अगर करना चाहते हो तो हम आर्टिकल वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे इंग्लिश में। एक दिन में 1 यूनिट आर्टिकल का पढ़ेंगे। हमको हार्डली 7 से 8 दिन लगेंगे आर्टिकल ख़त्म करने में, फिर हम लोग आर्टिकल को भी कंप्लीट कर चुके होंगे। तो समय आपके पास है तो ज़रूर बताइए। आर्टिकल को भी हम लोग इसमें टारगेट में इंक्लूड करेंगे। बाकी चीज़ ऐसी रहेंगी, अच्छे से पढ़िए और अपनों से जुड़े रहिए। हाँ, कल फिर मिलेंगे नए टारगेट के साथ। थैंक यू।